आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। जितने भी हम ये क्वेश्चन करेंगे, अगर आप इन सबको अच्छे से करते हैं तो आपके पीए के एग्ज़ाम में आने वाले 10 क्वेश्चन जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 से आएंगे, ज़रूर आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या फिर थ्योरी वाली बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे साथ क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी करने के लिए इसके लिए भी सेम नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की, पर्यावरण को बचाने की। इस जर्नी में ज़रूर आप भी हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 सेक्शन नंबर 1 की बात करें तो सेक्शन नंबर 1 में क्या आता है? इसमें आता है जर्नल या सामान्य चीज़ों के बारे में। रूल नंबर 1 की बात करें, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट, विदेशी डाक की परिभाषा क्या है? तो पोस्टल सर्विसेज विच डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऐसी डाक सेवाएं जो इनलैंड पोस्ट या अंतर्देशीय डाक की परिभाषा में नहीं आती हैं, उन सेवाओं को क्या कहा जाता है? फॉरेन पोस्ट या विदेशी डाक कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The term foreign post applies to which of the following postal articles? विदेशी डाक शब्द किन डाक वस्तुओं के ऊपर लागू होता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट, ऐसी डाक वस्तुएं, ऐसे आर्टिकल जो इनलैंड पोस्ट या अंतर्देशीय डाक की परिभाषा में नहीं आते हैं, वो फॉरेन पोस्ट की परिभाषा में आते हैं। सेक्शन नंबर 1 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 1 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? जनरल। ज़रूर अच्छे से याद करना। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सेक्शंस, क्लोजेज, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के सेक्शन नंबर ज़रूर आपको याद होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है, सेक्शन नंबर 10, 11 तक पूछा जाता है कि उनमें आता क्या है, किस चीज़ के बारे में बताया हुआ है, तो वो ज़रूर आप कर लेना। आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 है कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स, विदेशी डाक लेखों की श्रेणियां। जैसे हम अंतर्देशीय डाक में पढ़ते हैं कि आर्टिकल जो 8 प्रकार के हैं, पहले 10 प्रकार के थे, फिर कुछ मर्ज हो गए, 8 प्रकार के आर्टिकल बचे। उसी तरह से हम फॉरेन पोस्ट की बात करें तो फॉरेन पोस्ट में डाक लेखों की कितनी श्रेणियां हैं? फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? विदेशी डाक लेखों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विदेशी डाक लेखों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। बट आर दी कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स? विदेशी डाक लेखों की श्रेणियां कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। एक लेटर पोस्ट और दूसरी श्रेणी कौन सी है? पार्सल पोस्ट है। Which are the categories of foreign postal articles? सेम क्वेश्चन। विदेशी डाक लेखों की 2 श्रेणियां हैं और दोनों श्रेणियां कौन सी हैं? एक लेटर पोस्ट और दूसरी क्या आ जाएगी? पार्सल पोस्ट आ जाएगी। एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a category of basic international postal services provided by India Post? डाकघर गाइड भाग 2 के अनुसार कौन भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं की श्रेणी नहीं है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बुक पैकेट, क्योंकि बुक पैकेट फॉरेन कंट्री के लिए नहीं भेजे जाते हैं। इसकी कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी है प्रिंटेड पेपर। तो बुनियादी सेवाओं में आपको प्रिंटेड पेपर वाली सर्विस मिल जाती है, लेकिन बुक पैकेट वाली सर्विस नहीं मिलती है। रूल नंबर 3 है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन
and its detailed regulations are applicable throughout the। अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में क्या है, कुछ यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन है और उसके कुछ विस्तृत विनियम है, रेगुलेशंस हैं। अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जो कन्वेंशन है या उसके डिटेल्ड रेगुलेशंस हैं वो किसके ऊपर लागू होते हैं? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, वो इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज के ऊपर और लेटर पोस्ट सर्विसेज के ऊपर लागू होते हैं। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन और उसके विस्तृत विनियम इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज के ऊपर भी लागू होते हैं और लेटर पोस्ट सर्विसेज के ऊपर भी लागू होते हैं। यूपीयू गिव्स स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, किन सदस्य देशों के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन विशेष व्यवस्था देता है? भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू, यूपीयू की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूपीयू मेंबर कंट्रीज आर, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देश क्या हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सिंगल पोस्टल टेरिटरी इनको माना जाता है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं उनकी टेरिटरीज को, क्षेत्रों को पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए क्या माना जाता है? एक एकल डाक क्षेत्र, सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन यूपीयू एक्सचेंज ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स इज गवर्नड बाय दी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में बीमित वस्तुओं का आदान प्रदान किसके द्वारा शासित किया जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के द्वारा शासित किया जाता है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जो बीमित डाक वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ये बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन ये किसके द्वारा शासित किया जाता है? कुछ के लिए स्पेशल एग्रीमेंट्स होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, तो इनको आपने बड़े अच्छे से याद रखना है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में इंश्योर्ड आर्टिकल्स का आदान प्रदान यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन द्वारा शासित किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड कैश ऑन डिलीवरी आइटम्स आर गवर्नड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी आइटम का आदान प्रदान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसको नियंत्रित करते हैं स्पेशल बायलेटरल एग्रीमेंट्स, विशेष द्विपक्षीय समझौते। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं उनमें आपस में मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी वाली आइटम का आदान प्रदान कैसे शासित होता है? इसके लिए विशेष द्विपक्षीय समझौते हैं, स्पेशल बायलेटरल एग्रीमेंट है। तो द्विपक्षीय क्या होते हैं? द्विपक्षीय का मतलब होता है दोनों पक्ष की ओर से समझौते होते हैं। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सभी देश मनी ऑर्डर वाली सेवाएं आपको नहीं देंगे, सभी देश पोस्टल ऑर्डर वाली सेवाएं नहीं देंगे, सभी देश आपको कैश ऑन डिलीवरी वाली सेवाएं भी नहीं देंगे, क्योंकि इसमें दोनों देशों की ओर से समझौते होते हैं। यानी कि एक देश ने अपनी मर्जी से दूसरे देश को इस तरह के आर्टिकल भेज दिए। जिन देशों में आपस में स्पेशल बायलेटरल एग्रीमेंट होंगे उन्हीं देशों में इस तरह के आर्टिकल्स का आदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द टेरिटरीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन आर रिगार्डेड एज सिंगल पोस्टल टेरिटरी फॉर द, जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन भी कर लिया कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों की टेरिटरीज या क्षेत्रों को क्या माना जाता है? सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना जाता है। लेकिन किस उद्देश्य से माना जाता है? फॉर द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स ओनली, पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए इनको सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना जाता है। Which freedom is guaranteed throughout the territory of the Universal Postal Union? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के पूरे क्षेत्र में किस चीज़ की स्वतंत्रता दी जाती है? फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट की स्वतंत्रता दी जाती है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जितना भी क्षेत्र है यानी कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सब में क्या दिया जाता है? फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट यानी कि डाक वस्तुओं के पारगमन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है।
The exchange of insured articles is governed by which of the following within the member countries of the Universal Postal Union? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देशों के बीच इंश्योर्ड आर्टिकल्स का बीमित डाक वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे होता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन किया था। यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन द्वारा शासित किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर्डर्स वाला हमने कर लिया कि मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर या कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल्स का आदान प्रदान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन देशों के बीच कैसे शासित किया जाता है? विद स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट्स, विशेष द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से किया जाता है। व्हेन वाज द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा 9 अक्टूबर 1874 में हुई थी। विद विच कंट्री पार्सल एक्सचेंज इज नॉट अंडर बाइलेटरल एग्रीमेंट्स? किस देश के साथ पार्सल द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो हम करेंगे जब पार्सल के बारे में आएगा कि पार्सल का आदान प्रदान कैसे शासित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। श्रीलंका के साथ पार्सल के आदान प्रदान के लिए स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट्स नहीं है, स्पेशल अलग चीज़ हो जाएगी। सिर्फ बाइलेटरल एग्रीमेंट्स की बात की है तो श्रीलंका के साथ पार्सल के आदान प्रदान के लिए बाइलेटरल एग्रीमेंट या अरेंजमेंट नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is not true about यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? इनमें से कौन सा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में सत्य नहीं है? All the countries of the world without any exceptions are members of the Universal Postal Union. क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। जितने भी देश हैं वो सभी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देश हैं, लेकिन एक्सेप्शंस के साथ, अपवादों के साथ। तो यहाँ पे लिखा है कि सभी देश हैं बिना किसी एक्सेप्शन के, तो ये गलत हो जाएगा। All the countries of the world with few exceptions are members of Universal Postal Union. कुछ अपवादों के साथ देश, विश्व के सभी देश यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य हैं। द टेरिटरीज ऑफ मेंबर कंट्रीज इन यूनियन आर रिगार्डेड एज द सिंगल पोस्टल टेरिटरी। और यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं, सभी सदस्य देशों के क्षेत्रों को सिंगल पोस्टल टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? फॉर द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स, पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए। और संघ के पूरे क्षेत्र में पारगमन की फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट दी जाती है, पारगमन की स्वतंत्रता दी जाती है। Who is the supreme authority of the Universal Postal Union? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस वो नहीं जो पार्टियां होती हैं कि बीजेपी या कांग्रेस, वो नहीं, कांग्रेस अलग चीज़ हो जाएगी। तो जो कांग्रेस है वो सुप्रीम अथॉरिटी है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। Congress is the supreme authority of Universal Postal Union and meets in every। कांग्रेस जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सुप्रीम अथॉरिटी है और कितने वर्ष में इसकी बैठक होती है? प्रत्येक 4 वर्ष में इसकी बैठक होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 है कंट्रीज इन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में कौन कौन से देश शामिल हैं? When was the यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन was established? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1874 में हुई। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड एट। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Any non-member country of the United Nations may become a Universal Postal Union member। तो जितने भी यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज हैं वो क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देश बन सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन कोई भी नॉन मेंबर कंट्री है जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है, यूनाइटेड नेशंस का अगर कोई देश हिस्सा नहीं है, अगर वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनना चाहता है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इट्स रिक्वेस्ट is approved by at least how many member countries of the Universal Postal Union। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देशों के कितने प्रतिशत के अप्रूव की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 2/3 ऑफ मेंबर कंट्रीज। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं उनके 2/3 सदस्य देशों की अनुमति की या अप्रूवल की आवश्यकता होगी, तभी कोई नॉन मेंबर कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है वो देश भी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश बन सकता है।
हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? इसी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 192, 192। आगे चलते हैं, रूल नंबर 4A, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन क्या है? एक रिस्ट्रिक्टेड यूनियन है, प्रतिबंधित डाक संघ है। When did India join APPU? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में भारत कब शामिल हुआ था? 1973 में शामिल हुआ था। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 1961। अब ये मत सोचना कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना इसके बाद हुई, कि हमने तो पढ़ा वहाँ पे 74, नहीं भाई, वो 1874, लगभग 100 साल पहले यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई, कब ये एस्टेब्लिश हुआ? 1961 में, 1961 में। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ APPU? APPU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट होगी। Exchange of items with Asian Pacific Postal Union countries is governed by the Asian Pacific Postal Union। सदस्यों देशों के साथ डाक वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे किया जाएगा? पत्र डाक वस्तुओं के अलावा अन्य डाक वस्तुओं का आदान प्रदान एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन देशों के बीच में कैसे शासित किया जाता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के रेलेवेंट एग्रीमेंट्स के साथ। ठीक है, तो इसके लिए अलग से कोई एग्रीमेंट नहीं है, अलग से इसको शासित करने के लिए कोई रूल नहीं है। कैसे इसको शासित किया जाता है? तो जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के रिलेवेंट एग्रीमेंट्स हैं उन्हीं के साथ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन देशों के बीच भी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, पत्र डाक वस्तुओं को छोड़कर। Which among the following is the headquarter of Asian Pacific Postal Union? इनमें से कौन सा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है? तो पहले मनीला फिलीपींस था, वर्ष 2002 से ये बैंकॉक थाईलैंड बन गया है। Which union had the purpose to extend, facilitate and improve the postal relations between the member countries in the Asian Pacific region and promote cooperation among them in the field of postal services? किस संघ का उद्देश्य एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों को सुविधाजनक बनाना और सुधारना और डाक सेवाओं के क्षेत्र में उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। Exchange of items other than letter post items with the Asian Pacific Postal Union countries is governed by which agreement of the Universal Postal Union? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन देशों के साथ पत्र डाक वस्तुओं के अलावा अन्य डाक वस्तुओं का आदान प्रदान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के किस समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, रेलिवेंट एग्रीमेंट्स द्वारा शासित किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when was the headquarter of the Asian Pacific Postal Union was moved from Manila, Philippines to Bangkok, Thailand? एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय मनीला फिलीपींस से बैंकॉक थाईलैंड कब स्थानांतरित किया गया था? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, जब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई 1961 में। किस हेडक्वार्टर या मुख्यालय के साथ हुई? मनीला फिलीपींस। और वर्ष 2002 से इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बैंकॉक थाईलैंड में है। When was the Asian Pacific Postal Union was started? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1962 को इसकी शुरुआत हुई। एस्टेब्लिशमेंट और इसकी शुरुआत दोनों चीज़ों में फ़र्क है। स्थापना इसकी 1961 में हुई और शुरुआत की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1962 को शुरू हुआ था। The Convention of Asian Pacific Postal Union contains the provisions regarding the letter post items। अब देखो, जैसे हमने बात कर ली कि रिस्ट्रिक्टेड यूनियन बना सकते हैं दो या दो से ज़्यादा देश आपस में मिलकर, तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन भी क्या है? एक रिस्ट्रिक्टेड यूनियन है, यानी कि इसमें भी कुछ गिने चुने देश शामिल हैं। अब इन देशों के बीच में क्या होता है? डाक सेवाएं लोगों को बेहतर तरीके से प्रदान करने के लिए एग्रीमेंट किए जाते हैं, अरेंजमेंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है इसमें भी क्या किया गया है? इसमें भी कुछ
एग्रीमेंट किए गए हैं या अरेंजमेंट किए गए हैं। तो क्या अरेंजमेंट किए गए हैं? पत्र डाक वस्तुओं के संबंध में अरेंजमेंट किए गए हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं। एंड प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर कंट्री में अप्लाई फॉर सरफेस लेटर पोस्ट आइटम्स एड्रेस्ड टू अदर मेंबर कंट्रीज फॉर रिड्यूस्ड चार्जेस विच आर नॉट मोर देन ऑफ देयर इंटरनेशनल सरफेस रेट्स। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। मान लो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के किसी भी सदस्य देश को आपने कोई पत्र भेजना है, पत्र भेजने के लिए आपसे लिए जाएंगे 100 रुपये। लेकिन मान लीजिए क्या है, दो देश हैं वो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सदस्य देश हैं। अगर इन दोनों देशों के बीच में, ठीक है, दो देश हैं, अगर वो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सदस्य देश हैं, तो जब इन दोनों देशों के बीच में पत्र डाक वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाएगा तो यहाँ पे एक देश दूसरे देश के साथ इस तरह की पत्र डाक वस्तुओं का आदान प्रदान करते समय रिड्यूस्ड चार्जेस के लिए आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितने तक रिड्यूस चार्जेस के लिए आवेदन कर सकता है कि बाकी देशों के लिए अगर 100 रुपये लगने हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 85% के लिए, यानी कि इतने रिड्यूस चार्जेस के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 85% से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कि अगर आपने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के दो सदस्य देशों के बीच में कोई पत्र डाक वस्तु भेजनी है तो इस तरह का आवेदन कर सकते हैं कि अगर बाकी देशों के लिए 100 रुपये लगेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 15 रुपये लगेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो जो भी इंटरनेशनल सरफेस रेट है उसके 85% से कम ये रिड्यूस चार्जेस नहीं होंगे, सॉरी उससे ज़्यादा के ये रिड्यूस चार्जेस नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे, मैक्सिमम 85% तक हो सकते हैं। The Convention of APPU contains the provisions regarding the letter post items। तो हमने अभी कर लिया कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का जो कन्वेंशन है उसमें पत्र डाक वस्तुओं के लिए प्रावधान है, प्रोविजंस हैं। क्या प्रावधान है कि एक एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंट्री जब दूसरे APPU कंट्री को कोई पत्र डाक वस्तु संबोधित करती है तो रिड्यूस चार्जेस के लिए अप्लाई किया जा सकता है, और ये रिड्यूस्ड चार्जेस इंटरनेशनल सरफेस रेट के मैक्सिमम 85% तक हो सकते हैं। अगर हम बात करें एयरमेल की तो एयरमेल के ऊपर कैसे ये चार्जेस अप्लाई होते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जब भी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन देशों के बीच में एयरमेल आर्टिकल्स का आदान प्रदान किया जाएगा तो उनके ऊपर इंटरनेशनल रेट अप्लाई होंगे, रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 32। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 2, जर्नल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन लेटर पोस्ट। पत्र डाक में लागू सामान्य विनियम। रूल नंबर 6 है डेफिनेशन ऑफ लेटर पोस्ट, पत्र डाक की परिभाषा। There is no class of articles in surface post corresponding to aerograms। सरफेस पोस्ट में या सतह डाक में एरोग्राम्स के अनुरूप लेखों का कोई भी वर्ग नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जो एरोग्राम होते हैं इस तरह की श्रेणी का कोई भी आर्टिकल आपको सरफेस मेल में या सतह डाक में नहीं मिलेगा। स्मॉल पैकेट्स, ब्लाइंड लिटरेचर्स, पोस्ट कार्ड्स नोट कम अंडर द टर्म ऑफ लेटर पोस्ट। स्मॉल पैकेट, अंध साहित्य, पोस्ट कार्ड पत्र पोस्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जैसे हमने बात की थी शुरुआत में जब ये वीडियो शुरू की कि फॉरेन कंट्री में जो आर्टिकल हैं या फॉरेन आर्टिकल्स को ब्रॉडली या मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी कौन सी है? लेटर पोस्ट, और दूसरी है पार्सल पोस्ट। तो हमारे पास जो भी स्मॉल पैकेट आते हैं, ब्लाइंड लिटरेचर या पोस्ट कार्ड आते हैं, ये लेटर पोस्ट में ही आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स आर लेटर पोस्ट। इनमें से कौन से डाक लेख पत्र पोस्ट के अंतर्गत आते हैं? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। लेटर पोस्ट में लेटर, पोस्ट कार्ड, ब्लाइंड लिटरेचर ये सभी शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द लेटर पोस्ट टर्म इन फॉरेन पोस्ट। इनमें से कौन से लेटर पोस्ट शब्द के अंतर्गत आते हैं फॉरेन पोस्ट के संबंध में? तो ये सभी जितने भी ऊपर दिए हुए हैं लेटर पोस्ट में शामिल हैं, जैसे लेटर्स, पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट और ब्लाइंड लिटरेचर। ये सभी किस में आते हैं? लेटर पोस्ट में, पत्र डाक में शामिल हैं।
एरोग्राम्स आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एरोग्राम किस में शामिल हैं? तो एरोग्राम भी लेटर पोस्ट कैटेगरी में आते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 2 किस चीज़ से संबंधित है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, जनरल रेगुलेशंस एप्लीकेबल ऑन लेटर पोस्ट, पत्र डाक पर लागू सामान्य नियम। रूल नंबर 7 है रेट्स ऑफ पोस्टेज या डाक शुल्क की दरें। सरफेस पोस्टेज रेट इज सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशंस एक्सेप्ट फ्यू, कुछ देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए सरफेस पोस्टेज रेट एक समान रहता है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि मान लीजिए आप किसी भी देश के लिए क्या भेजते हैं, एक आर्टिकल भेजते हैं, और कैसे भेजते हैं? सतह डाक के माध्यम से। तो उन आर्टिकल्स के ऊपर जो सरफेस पोस्टेज रेट आपसे लिए जाएंगे हर देश के लिए एक समान रहते हैं, कुछ एक देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए सरफेस पोस्टेज रेट, यानी कि कोई भी अगर आर्टिकल आप सतह डाक के माध्यम से भेजेंगे किसी भी देश के लिए तो एक जैसे चार्जेस उसके ऊपर आपसे लिए जाएंगे। Which of the special services of foreign post have uniform rate at all destinations? ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जिनके लिए पोस्टेज चार्जेस एक जैसे रहते हैं? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। अगर आप फॉरेन आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनके साथ एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं या आप उनकी इंश्योरेंस करते हैं, किसी भी देश के लिए भेजे जाने वाले आर्टिकल के ऊपर आपसे ये चार्जेस एक समान लिए जाएंगे। कि अगर आपने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश इन तीनों देशों को छोड़ देना है, इसके अलावा मान लीजिए आप कनाडा के लिए और अमेरिका के लिए एक लेटर भेजते हैं, जितने रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कनाडा को भेजे जाने वाले आर्टिकल के ऊपर लगेंगे उतने ही चार्जेस आपसे अमेरिका को भेजे जाने वाले आर्टिकल के लिए लिए जाएंगे। If there is a suspension in any service, then which charges may be refunded to sender? यदि किसी देश के लिए कोई सेवा निलंबित हो जाती है तो कौन से शुल्क प्रेषक को वापस कर दिए जाते हैं? अब मान लीजिए आपकी किस्मत मेरी तरह है, आपने फॉरेन कंट्री के लिए एक आर्टिकल भेजा और आर्टिकल भेजने के बाद उस देश को वो सेवा ही निलंबित हो जाती है, यानी कि जैसे आपने लेटर भेजा, अब फॉरेन कंट्री को जैसे आपने लेटर भेजा आधे रास्ते में पहुंचा और वो सेवा निलंबित हो गई उस देश के साथ, अब उस सेवा को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको सभी चार्जेस वापस किए जाएंगे। पोस्टेज चार्जेस, स्पेशल चार्जेस, एयर सरचार्जेस, ये सभी चार्जेस आपको वापस किए जाएंगे। सरफेस पोस्टेज रेट फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्टिकल इन लेटर पोस्टेज, पत्र डाक में लेखों के लिए एक विशेष वर्ग के लिए भूतल डाक दर कैसी रहेगी? तो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन कर लिया, सभी देशों के लिए एक समान रहेगी, सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशंस। सरफेस पोस्टेज रेट कि जैसे हम बात कर लेते हैं लेटर की, तो लेटर आप किसी भी देश के लिए भेजेंगे उसके ऊपर सरफेस पोस्टेज रेट एक जैसा रहेगा। क्या उसके ऊपर भूतल डाक दर एक जैसी रहेगी, यानी कि किसी देश को भेजने के लिए अगर 5 रुपये लगेंगे, दूसरे देश को भी पत्र अगर आप सरफेस रूट के माध्यम से भेजेंगे तो 5 रुपये ही लगेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। Which of the following charges vary according to destination in foreign post? विदेशी डाक में कौन से ऐसे चार्जेस हैं गंतव्य देश के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, एस चार्जेस एंड कंबाइंड एयरमेल चार्जेस। अब एच चार्जेस और कंबाइंड एयरमेल चार्जेस क्या होते हैं? हर देश के अनुसार वेरी करते हैं। अगर किसी देश के लिए 10 रुपये हैं, हो सकता है दूसरे देश के लिए 20 रुपये हो, किसी देश के लिए 15 रुपये हो। तो ये जो ऐसे चार्जेस हैं, कौन से चार्जेस? एयर चार्जेस और कंबाइंड एयरमेल चार्जेस हर देश के लिए या डेस्टिनेशन के अनुसार वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट स्टेप्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस पोस्टेज रेट आर डिफरेंट फ्रॉम वेट स्टेप्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एयर चार्जेस। सतही डाक दर निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वजन चरण हवाई अधिभार निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वजन चरणों से भिन्न होते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
तो ये बेट स्टेप्स क्या चीज़ होती है। और जैसे हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि कोई लेटर अगर आप अंतर्देशीय डाक में भेजते हैं तो उसके ऊपर 1 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक आपसे कितने रुपए लिए जाते हैं, 5 रुपये लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी 20 ग्राम आएगा 5 रुपये ऐड करते जाना है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया वेट स्टेप कि 1 से 20 ग्राम तक चाहे कितना भी वजन हो 5 रुपये लगेंगे। फिर 20 ग्राम से लेके 40 ग्राम तक कितना भी वजन हो एक्स्ट्रा आपको 5 रुपये देने होंगे। ये हो जाएगा वेट स्टेप। यही सेम चीज़ यहाँ पे बोली है कि जो वेट स्टेप्स का यूज़ किया जाता है सरफेस पोस्टेज रेट निर्धारित करने के लिए, और जो वेट स्टेप्स का यूज़ किया जाता है एयर सरचार्जेस निर्धारित करने के लिए, ये दोनों वेट स्टेप्स अलग अलग होते हैं। यानी कि जैसे सरफेस पोस्टेज के मैं लेटर की एग्जांपल ले लें कि 1 से 20 ग्राम तक भेजना है तो मान लो 5 रुपये लगेंगे। अब ये वेट स्टेप का यूज़ एयर सरचार्जेस के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। हो सकता है एयर सरचार्जेस के लिए हो कि 1 से 10 ग्राम तक आपसे 3 रुपये लिए जाएंगे, उसके आगे आपसे 10 ग्राम के लिए 2 रुपये। तो ये जो वेट स्टेप्स होंगे, वजन चरण होंगे, एयर सरचार्जेस के लिए और पोस्टेज रेट सरफेस के लिए अलग अलग रहते हैं। The fees for special services of registration and insurances, पंजीकरण और बीमा की विशेष सेवाओं के लिए आपसे जो शुल्क लिया जाता है वो कैसा रहता है। यूनिफॉर्म फॉर ऑल डेस्टिनेशंस, सभी गंतव्यों के लिए एक समान रहता है। तो स्पेशल सर्विसेज, मान लीजिए आपने किसी आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन करवाई है या इंश्योरेंस करवाई है, किसी भी देश के लिए आप आर्टिकल भेजेंगे, ये चार्जेस एक समान रहते हैं। For which of the following postage commerce charges are not fixed, ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनके लिए डाक से हवाई अधिभार निर्धारित नहीं है। कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं उनके लिए पोस्टेज कमेर्स चार्जेस यानी कि इनको कंबाइन करके निर्धारित किया जाता है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। लेटर्स के लिए निर्धारित नहीं है। एयरमेल, पोस्ट कार्ड और एरोग्राम्स के लिए पोस्टेज कमेर्स चार्जेस फिक्स्ड होते हैं। एयर सरचार्जेस एंड कंबाइंड एयर चार्जेस आर, वायु अधिभार और संयुक्त वायु अधिभार कैसे रहते हैं। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। हमने अभी क्वेश्चन किया, डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग, गंतव्य के अनुसार बदलते रहते हैं, वेरी करते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं। मेकअप ऑफ आर्टिकल्स, जर्नल प्रोविजंस फॉर लेटर पोस्ट, पत्र डाक वस्तुओं को कैसे आपने मेकअप उनका करना है, कैसे उनको आपने तैयार करना है। मेकअप मतलब ये नहीं कि उनको पाउडर क्रीम लगाना है, इसका मतलब उनको आपने पोस्ट करने के लिए तैयार किस तरह से करना है। कलर्ड बार एजेस, एनवर्ब्स आर रिजर्व्ड फॉर एयरमेल कोरेस्पोंडेंस, रंगीन बार किनारों वाले लिफाफे हवाई पत्राचार के लिए रक्षित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ग्रीन लेवल ऑन एड्रेस साइड विद ब्लैक लेटर्स, मेडिसमेंट अर्जेंट, वेयरिंग अ सिंबल इन विच कलर, अति आवश्यक दवाइयों वाले लेखों पर काले अक्षरों के साथ पते की ओर हरे रंग का एक लेबल होता है और उस लेबल पर बना प्रतीक कौन से रंग का होता है, तो वो भी काले रंग का होता है। जब भी कोई मेडिसिन भेजी जाती है तो उसके ऊपर क्या शब्द लिखे होते हैं, मेडिसमेंट अर्जेंट शब्द लिखे होते हैं, और साथ में उसके ऊपर इस तरह से सांप की आकार का सिंबल बना होता है। तो हम बात करें कि इसके ऊपर ये जो शब्द लिखे होते हैं मेडिसमेंट अर्जेंट, ये कैसे होते हैं, काले रंग में लिखे हुए होते हैं। और अगर हम बात करें इस सिंबल की, तो ये सिंबल भी कैसा होता है, काले रंग का होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following are members of Asian Pacific Postal Union, ये आपने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सदस्य देश जो 32 हैं याद करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उपरोक्त सभी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सदस्य देश हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What are the dimensions for light green label used in case of urgent medicines, अति आवश्यक दवाइयों के मामले में उपयोग किए जाने वाले हल्के हरे लेवल के आयाम क्या होंगे। तो जब भी कोई आवश्यक दवाई भेजी जाती है उसके पैकेट के बाहर एक लेबल लगा होगा, उस लेबल के ऊपर मेडिसमेंट अर्जेंट लिखा होगा और सांप के आकार का एक चित्र बना होगा, सिंबल बना होगा। तो सिंबल और लेटर्स कैसे रहेंगे, काले रंग में रहेंगे, और ये जो लेवल का बैकग्राउंड कलर होगा वो कैसा होगा, हल्के हरे रंग का, लाइट ग्रीन कलर का लेवल होगा। और इस लेवल की डायमेंशंस की बात करें 62 बाई 44 मिलीमीटर हो सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, आइटम्स कंटेनिंग अर्जेंट मेडिसिन शैल बी फर्निश्ड ऑन एड्रेस साइड विद विच कलर्ड लेवल। अति आवश्यक दवाइयों वाली वस्तुओं के पते की ओर किस रंग का लेवल होना चाहिए? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का लेवल होना चाहिए, हल्के हरे रंग का लेवल होना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड दैट द विच वर्ड शुड बी इंडिकेट ऑन द एड्रेस साइड ऑफ लेटर्स विच बाय द रीजंस ऑफ देयर साइज और मेकअप आर लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर अदर आर्टिकल्स। ऐसे पत्र जो उनके आकार या उनकी बनावट की वजह से अन्य श्रेणी की डाक वस्तुएं समझे जाने की संभावना हो। इन्हीं के एक ऐसा पत्र है जिसकी पैकिंग ऐसी है, जिसका साइज ऐसा है कि गलती से उसको किसी अन्य डाक वस्तु के रूप में समझा जा सकता है। तो इस तरह के लेटर के ऊपर आपने कौन सा वर्ड लिखना होता है? लेटर वर्ड लिखना होता है, ताकि गलती से उसे किसी अन्य श्रेणी का आर्टिकल ना समझ लिया जाए। The label that should be affixed on the foreign article containing urgent medicines should be in which of the following कलर? अति आवश्यक दवाइयों वाले विदेशी वस्तु पर जो लेबल चिपकाया जाता है वो कौन से रंग का होना चाहिए? हमने अभी कर लिया, लाइट ग्रीन कलर का होना चाहिए। The packing of letter post items should be adapted according to which of the following? पत्र डाक वस्तुओं की पैकिंग किसके अनुसार की जानी चाहिए? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दी अबव। जब भी आपने फॉरेन कंट्री के लिए कोई पत्र डाक वस्तु भेजनी है तो उसकी पैकिंग आपने आर्टिकल की शेप के अनुसार करनी है, वस्तु की प्रकृति के अनुसार करनी है, और ट्रांसपोर्ट या परिवहन की शर्तें क्या है, इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र आपने उस आर्टिकल की पैकिंग करनी है। आर्टिकल्स इन पैनल एनवल्प्स, पैनल वाले लिफाफों में लेख। If anyone uses envelope with a transparent panel, then panel must be bordered by color band or frame। तो कोई भी पारदर्शी पैनल वाले लिफाफे का उपयोग करता है तो पैनल को रंगीन बैंड या फ्रेम से बॉर्डर किया जाना चाहिए। भी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी नहीं। जब भी आपने कोई इंश्योर्ड आर्टिकल भेजना है, सॉरी, जब भी आपने ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवल्प में कोई आर्टिकल भेजना है तो उसको आपने, जो पैनल है, जैसे कि ये आपका एनवल्प है, इसके बीच में इस तरह से पैनल है, तो ये जो पैनल का आप कह सकते हैं साइड्स हैं, ये कलर्ड बैंड या फ्रेम के साथ आपने सुसज्जित नहीं करनी है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 11 है मेथड ऑफ एड्रेसिंग ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स। विदेशी डाक वस्तुओं को संबोधित करने की विधि क्या है? यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज को आप आर्टिकल भेजते हैं उनके ऊपर किस तरह से पता लिखा जाना चाहिए। ऑन अ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल पोस्टेज स्टैम्प्स और पोस्टल फ्रैंकिंग इम्प्रेशंस अप्लाई टू विच साइड ऑफ एड्रेस साइड। किसी विदेशी डाक लेख पर डाक टिकट या पोस्टल फ्रैंकिंग इम्प्रेशन पता पक्ष के किस कोने पर लगाए जाएंगे? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, राइट हैंड टॉप कॉर्नर। अंतर्देशीय डाक वस्तुओं की तरह किसी भी फॉरेन आर्टिकल के ऊपर जब डाक टिकट लगाए जाएंगे या पोस्टल फ्रैंकिंग इम्प्रेशन लगाई जाएगी, राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर लगाए जाएंगे। While addressing a foreign postal article, then address should be written in which of the following? किसी विदेशी डाक लेख को संबोधित करते समय पता किसमें लिखा जाना चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, रोमन लेटर्स और अरबिक नुमेरियल्स में, रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में लिखा जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024, द एड्रेस ऑफ सेंडर एंड द एड्रेसी मस्ट बी रिटन इन रोमन लेटर्स एंड अरबिक फिगर्स। सेम वही चीज़ पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 में भी बताई गई है कि जब भी आप प्राप्तकर्ता का और सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, रोमन लेटर्स और अरबिक न्यूमेरियल्स का यूज करना होता है। Which of the following can be sent at reduced rates of postage charges? कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिन्हें डाक शुल्क की कम दर पर भेजा जा सकता है, यानी कि उनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस में आपको छूट मिलती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। प्रिंटेड पेपर, न्यूज़पेपर और ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, इनको जब फॉरेन पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे तब भी इनके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई होते हैं। जैसे हम अंतर्देशीय डाक में ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजते हैं तो उसमें बहुत सारे चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर, न्यूज़पेपर और ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स के ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई होते हैं, यानी कि डाक शुल्क की कम दर अप्लाई होती है। इंडिया पोस्ट नोट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट
The registered articles to foreign countries addressed to post box number without other particulars. अगर किसी व्यक्ति ने फॉरेन कंट्री को एक पंजीकृत डाक वस्तु भेजनी है और बिना किसी अन्य विवरण के सिर्फ उसे पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित किया जाता है तो क्या डाकघर के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। एड्रेस ऑफ एड्रेसी रिटर्न ऑन, किसी भी डाक वस्तु के ऊपर प्राप्तकर्ता का पता कहाँ पे लिखा जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉरेन आर्टिकल्स के ऊपर प्राप्तकर्ता का पता राइट हैंड साइड लिखा जाएगा और कैसे? लेंथ वाइज, लंबाई के अनुसार, लंबाई के समानांतर लिखा जाएगा। While addressing a foreign article, then how to write the टाउन एंड नेम ऑफ कंट्री। जब भी किसी फॉरेन आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखा जाएगा तो टाउन का और कंट्री का नाम कैसे लिखा जाएगा? ब्लॉक लेटर्स में, बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। While addressing of foreign article, which of the following is not compulsory? विदेशी वस्तु को संबोधित करते समय किस चीज़ को लिखना कंपल्सरी या अनिवार्य नहीं है? तो जब भी आप फॉरेन आर्टिकल भेजेंगे, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ प्रोविंस या डिलीवरी जोन नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है। फिर आगे चलते हैं फाइंड दी सीक्वेंस। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जब भी फॉरेन आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखा जाएगा तो उसको लिखने की सीक्वेंस क्या रहेगी? तो ये आपने दोनों के लिए याद करना है, अंतर्देशीय डाक वस्तुओं के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के लिए भी। तो इसको आपने याद कर लेना। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। ये सीक्वेंस आपने ज़रूर याद करनी है। Where should the indication is to be given in case of articles sent at reduced rates like printed papers, newspapers, small packets? अगर डाक के माध्यम से आप ऐसी वस्तुएं भेजते हैं जिनके ऊपर रिड्यूस्ड रेट या घटी हुई डाक शुल्क की दर अप्लाई होती है तो उन डाक वस्तुओं की श्रेणी कहाँ पे लिखी जाएगी? अब किसी को क्या पता कि इसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस क्यों अप्लाई हुए कि मान लीजिए एक पैकेट मैंने भेजा, अब उसके ऊपर मैंने यहाँ पे 10 रुपये के डाक टिकट लगा दिए। अब किसी को क्या पता कि अगर इसके ऊपर कि मान लीजिए कोई नॉर्मल पैकेट भेजा जाता उसके ऊपर 50 रुपये लगने थे, अब डाक टिकट सिर्फ 10 रुपये के लगे हैं, तो किसी को क्या पता कि क्यों इसके ऊपर 10 रुपये के डाक टिकट लगाए हैं? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर किसी आर्टिकल के ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई होते हैं तो उस डाक वस्तु की श्रेणी उस डाक वस्तु के पते वाली साइड के ऊपरी वाले हिस्से में यानी कि यहाँ पर लिखी जाती है ताकि पता चल सके कि क्यों इसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई हुए हैं। Which space is reserved for affixing postage stamps और cancellation impressions? डाक टिकट लगाने या रद्दीकरण छाप लगाने के लिए कौन सा स्थान आरक्षित होता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 40 millimeter in depth from upper edge and 74 millimeter in width from the right hand edge। ऊपरी किनारे से 40 मिलीमीटर छोड़ देना है और अगर हम बात करें दाहिने किनारे से तो 74 मिलीमीटर का एरिया छोड़ देना है। The particulars on foreign articles should be written in which of the following? विदेशी डाक वस्तुओं पर पता कैसे लिखा जाएगा? रोमन लेटर्स और अरबिक न्यूमेरियल्स में लिखा जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, रूल नंबर 12 है मैनर ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स। विदेशी डाक वस्तुओं के लिए डाक शुल्क के पूर्व भुगतान का तरीका। फॉरेन आर्टिकल्स में नॉट बी प्रीपेड विद इम्प्रेशंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। विदेशी डाक वस्तुओं के लिए पूर्व भुगतान करते समय फ्रैंकिंग मशीन की इम्प्रेशन का यूज़ नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉरेन कंट्री को भेजी जाने वाली डाक वस्तुओं के लिए प्री पेमेंट आप फ्रैंकिंग मशीन इम्प्रेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड हैविंग स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन बैक मे बी ट्रीटेड एज। ऐसा पोस्ट कार्ड जिसके ऊपर डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए डाक टिकट उसकी बैक साइड लगा दिए हैं, उस पोस्ट कार्ड को क्या माना जाएगा? अवैतनिक पोस्ट कार्ड माना जाएगा, अनपेड पोस्ट कार्ड माना जाएगा। पोस्ट कार्ड हैविंग स्टैम्प्स ऑन बैक साइड आर ट्रीटेड एज, तो अभी हमने कर लिया, उसको क्या माना जाएगा? अनपेड माना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा।
Postage charges may be prepaid in cash at certain important post offices, specially authorized for this purpose when sender desire to post large number of unregistered packets. जब प्रेषक बड़ी संख्या में अपंजीकृत पैकेट पोस्ट करना चाहता है तो इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों में डाक शुल्क नकद में प्रीपेड किया जा सकता है। इसके लिए बड़े शहरों में और छोटे शहरों में कितने आर्टिकल या पैकेट आपको पोस्ट करने होंगे? बड़े शहरों में 500 और छोटे शहरों में कम से कम 250 पैकेट आपको पोस्ट करने होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? In foreign post, prepayment of postage in cash is also available permitted for posting of registered newspaper. फॉरेन कंट्री में डाक शुल्क के पूरा भुगतान की सुविधा पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए भी उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है। अ सेपरेट लाइसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ सेपरेट लाइसेंस शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर पोस्टिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स अंडर दिस सिस्टम। लेकिन फॉरेन कंट्री में प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज और इन कैश के तहत अगर आप पंजीकृत समाचार पत्रों को पोस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेपरेट लाइसेंस या अलग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। भले ही भारत में प्री पेमेंट के तहत न्यूज़पेपर्स को पोस्ट करने के लिए आपके पास लाइसेंस हो, लेकिन फॉरेन पोस्ट के माध्यम से भी आप इस तरह से न्यूज़पेपर्स को भेजना चाहते हैं जिसमें प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट लाइसेंस चाहिए। दोनों के लिए अलग अलग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The words postage paid or port pay in case of newspapers should be enclosed by a thick border within an area not less than। समाचार पत्रों के मामले में डाक भुगतान या पोर्ट पे शब्द को कम से कम कितने क्षेत्र के भीतर एक मोटी सीमा से घिरा होना चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह से जब भी पोस्टेज पेड और पोर्ट पे शब्द लिखे होंगे 300 स्क्वायर मिलीमीटर के थिक बॉर्डर यानी कि मोटे बॉर्डर के साथ ये शब्द घिरे हुए होने चाहिए ताकि सामने इनको देखा जा सके या स्पष्ट इनको देखा जा सके। आगे चलते हैं। रूल नंबर 13 है आर्टिकल्स पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप्स, जहाज़ों पर पोस्ट किए गए डाक लेख। एयर मेल्स प्रीपेड विद फॉरेन स्टैम्प्स आर हैंडेड ओवर सेपरेटली विद विच ऑफ द फॉलोइंग। विदेशी टिकटों के साथ प्रीपेड एयरमेल को किसके साथ अलग से सौंपा जाना चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ए V2 स्टेटमेंट के साथ सौंपा जाना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If an article is posted during a stay of a ship in an Indian port, then they should wear which postage stamps? यदि कोई लेख भारतीय बंदरगाह पर ठहरे हुए जहाज में पोस्ट किया जाता है तो उस पर कौन से डाक टिकट लगे होने चाहिए? कि मान लीजिए कोई भी शिप है, कोई भी जहाज है, अगर वो भारतीय बंदरगाह पर ठहरा हुआ है, उस समय उस जहाज में अगर कोई आर्टिकल पोस्ट किया जाता है तो उस आर्टिकल के ऊपर इंडियन पोस्टेज स्टैम्प्स या भारतीय डाक टिकट लगे होने चाहिए। और अगर किसी आर्टिकल को हाई सी में यानी कि उच्च समुद्र में जाके पोस्ट किया जाता है तो उस आर्टिकल के ऊपर किसके डाक टिकट लगे होने चाहिए? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। विद द पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ द कंट्री टू विच द वेसल बिलोंग। वो जहाज जिस देश से संबंधित होगा उस देश के डाक टिकट फिर उस आर्टिकल के ऊपर लगे होने चाहिए अगर आर्टिकल को हाई सी में पोस्ट किया जाता है। रूल नंबर 14 है डिलीवरी इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। गंतव्य देश में डाक वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाएगा? आर्टिकल्स डिलीवरी इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन एंड पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉरेन कंट्री में या डेस्टिनेशन कंट्री में किसी डाक वस्तु का वितरण कैसे किया जाएगा या उसका वितरण अगर नहीं हो पाता है तो कितने समय तक उसको रोक कर रखा जाएगा? इन सारी चीज़ों को कैसे शासित किया जाता है? विद द लेजिस्लेशंस और रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। गंतव्य देश के कानूनों या विनियमों के साथ इसको शासित किया जाता है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 16 है विड्रॉल फ्रॉम द पोस्ट एंड अल्टरेशन ऑफ एड्रेस। डाक से निकालना या उसके पते में परिवर्तन करना। अ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल कैन बी विड्रॉन फ्रॉम पोस्ट एंड आल्सो अल्टरेशन ऑफ एड्रेस। किसी विदेशी डाक वस्तु को डाक से वापस लिया जा सकता है और उसके पते में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बिल्कुल किया जा सकता है।
Application for withdrawn of foreign postal article from post forward beyond India by विदेशी डाक लेखों को डाक से निकालने के लिए आवेदन भारत की सीमाओं के बाहर कैसे भेजा जाता है। कि आपने कोई आर्टिकल भेजा और डाक से अगर आप उसको निकालना चाहते हैं, जब उस तरह का आवेदन भारत की सीमाओं के बाहर जाएगा, वो एप्लीकेशन कैसे भेजी जाएगी? सरफेस मेल या सतह डाक के माध्यम से भेजी जाएगी। लेकिन अगर सेंडर इस तरह के आवेदन को भारत की सीमाओं के बाहर हवाई डाक के माध्यम से भेजना चाहता है, तो इसके लिए उसको एयर सरचार्जेस देने होंगे जो 10 ग्राम वाले पत्र के ऊपर लागू होंगे। यानी कि जितने एयर सरचार्जेस 10 ग्राम वाले पत्र को पोस्ट करने के लिए लगेंगे, उतने ही चार्जेस का भुगतान करना होगा अगर आर्टिकल को डाक से निकालना है या उसके पते में परिवर्तन करना है और उसके लिए आप आवेदन भेज रहे हैं और आप चाहते हैं भारत की सीमाओं के बाहर वो आवेदन कैसे जाए? हवाई डाक के माध्यम से जाए। पोस्ट ऑफिस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकॉलिंग अ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल। अब किसी भी विदेशी डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए आप आवेदन करते हैं, तो क्या डाकघर इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है कि आपकी डाक वस्तु वापस आ जाएगी? नहीं, एक प्रयास किया जाता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। आर्टिकल में बी विड्रॉन फ्रॉम पोस्ट और एड्रेस में बी अल्टर्ड ओनली इफ लेख को डाक से वापस लिया जा सकता है या उसका पता भी बदला जा सकता है। और कब ऐसा हो सकता है? अगर वो डाक वस्तु अभी तक प्राप्तकर्ता को वितरित ना की गई हो, उसको कन्फिस्केट ना किया गया हो या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसको नष्ट ना किया गया हो, तभी आप उसको डाक से निकाल सकते हैं या उसके पते में परिवर्तन कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Article withdrawn or its address altered only with reference to or consent to address। विदेशी डाक वस्तु के लेख को डाक से या उसके पते में परिवर्तन करना है तो केवल प्राप्तकर्ता के संदर्भ और सहमति के साथ किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। अब फॉरेन कंट्री को एक आप आर्टिकल भेजते हैं और उसके पते में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, इसमें प्राप्तकर्ता की सहमति की ज़रूरत नहीं होती कि आपको पहले प्राप्तकर्ता से परमिशन लेनी होगी कि आप इस डाक वस्तु को वापस भेज दें सेंडर को या इसके पते में परिवर्तन कर दें। नहीं, इसमें प्राप्तकर्ता की सहमति की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। एप्लीकेशन फॉर विड्रॉन ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स फ्रॉम पोस्ट मस्ट बी हैंडेड ओवर इन। किसी भी विदेशी डाक वस्तु को डाक से निकालने का आवेदन कहाँ पर किया जाना चाहिए? किसी भी हेड ऑफिस या सब ऑफिस में किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इफ रिकॉलिंग of foreign postal articles fails, then the fees pay for recall of that article be refunded। यदि डाकघर विदेशी डाक वस्तु वापस मंगवाने में असफल रहता है तो उस वस्तु को बुलाने का शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अपना आवेदन किया किसी डाक वस्तु को वापस बुलाने का, लेकिन अगर डाकघर ऐसा नहीं कर पाया तो डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही आपके द्वारा भुगतान किया हुआ रिकॉल के लिए शुल्क वापस आपको किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगी। Which of the following is true about recall of a postal article? किसी भी डाक वस्तु को वापस बुलाने के संबंध में कौन सा सही है? पोस्ट ऑफिस विल टेक एक्शन टू रिकॉल द आर्टिकल। डाकघर किसी भी डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए एक्शन तभी लेता है इफ सेटिस्फाइड विद द जेन्युइननेस ऑफ द रिक्वेस्ट। अगर वो आवेदन की जेन्युइननेस के साथ ठीक है सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो वास्तविकता के साथ संतुष्ट हो जाते हैं कि उचित कारण से आप उस डाक वस्तु को डाक से वापस मंगवाना चाहते हैं। पोस्ट ऑफिस कैन नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स इनएबिलिटी टू रिकॉल द आर्टिकल। और डाकघर यदि उस डाक वस्तु को वापस नहीं बुला पाता है तो इसके लिए डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फीस पेड फॉर द रिकॉल विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। और डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए आपके द्वारा दिया गया शुल्क आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The fees for recall of foreign postal article should be given in which form? किसी विदेशी डाक वस्तु को वापस मंगाने का शुल्क किस रूप में दिया जाना चाहिए? डाक टिकटों के रूप में दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन केस ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स व्हेन एन आइटम इज रीडायरेक्टेड बाय एयर आफ्टर रिक्वेस्ट फॉर अल्टरेशन ऑफ एड्रेस देन एयर चार्जेस विल बी कलेक्टेड फ्रॉम एड्रेसी एंड रिटेन्ड बाय हुम। विदेशी डाक लेखों के मामले में जब पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध
बाद किसी वस्तु को हवाई मार्ग से पुनर्निर्देशित किया जाता है। कि मान लीजिए आपने क्या हुआ, फॉरेन कंट्री को एक डाक वस्तु भेजी और उसके पते में आपने परिवर्तन का अनुरोध किया, और उसके बाद कि जब आपके आर्टिकल के ऊपर एड्रेस चेंज कर दिया, उसके बाद उसकी जो रिडायरेक्शन अगर हवाई मार्ग से की जाती है तो हवाई अधिभार किससे लिया जाएगा, उस डाक वस्तु के प्राप्तकर्ता से लिया जाएगा। और कौन उसको अपने पास रखेगा, डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेशन, या जो उस डाक वस्तु का प्रशासन वितरण करेगा उस प्रशासन के द्वारा वो एयर चार्जेस अपने पास रखे जाएंगे। Which of the following is not true about foreign articles in case of withdrawal from post and alteration of address? डाक वस्तु के पते में परिवर्तन करना या उसको डाक से निकालना, इसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है। The article can be withdrawn and its address can be altered with the reference to or consent to addressee only। कि आप डाक वस्तु के पते में परिवर्तन कर सकते हैं या उसको डाक से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्राप्तकर्ता की सहमति चाहिए। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको प्राप्तकर्ता की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। Which of the following is true? इनमें से कौन सा सही है। An article is redirected by air following a request for alteration of address, the corresponding air charges shall be collected from the addressee। जब भी क्या हुआ, डाक वस्तु के पते में परिवर्तन के लिए आपने अनुरोध किया, उसके बाद जब उसका एड्रेस चेंज हुआ और उसकी रिडायरेक्शन हवाई मार्ग के माध्यम से या एयर रूट के माध्यम से की जाती है, तो उसके ऊपर जो भी चार्जेस बनेंगे उनका भुगतान प्राप्तकर्ता से लिया जाएगा। और जो कलेक्टेड चार्जेस होंगे वो डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेशन या वितरण प्रशासन द्वारा अपने पास रखे जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, The request for recall of inward foreign article from a foreign sender will be received in the। किसी विदेशी प्रेषक के आवक विदेशी वस्तु को वापस मंगाने का अनुरोध कहाँ पे प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में प्राप्त होगा। तो इसमें आपने ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्या जी, तो चलिए ये थे आज की वीडियो के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन ओशन बुक आप ले सकते हैं। ये बुक अगर आप पढ़ेंगे आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप बाकियों से 4 कदम आगे निकल जाएंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। ये इस बुक का महत्व है, ज़रूर आप इसकी तरफ जाएँ, इसको पढ़ें, अच्छे से इससे तैयारी करें। इसके अलावा MTS पोस्टमैन या PA के क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। मैथ सोल्यूशन इसमें है, ऑल क्वेश्चंस इसमें है, जीके के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर फुल सेट में है। और इसके अलावा आपको थ्योरी वाली बुक्स मिल जाएंगी जिसमें DOP का थ्योरी सिलेबस रहेगा। या फिर क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। ये जो शुरुआत की है, इस शुरुआत को सिर्फ शुरुआत नहीं रहने देना है, इसको इसके अंजाम तक लेके जाना है। जो किया बहुत सारे पेड़ लगाना, बहुत सारे पेड़ लगाना। इस शुरुआत में जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़े। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और मोटिवेशन मिलेगी, हम और ज़्यादा पौधे लगाएंगे, और ज़्यादा पौधे लगाएंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद।